हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले जो है दो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को हम स्टडी कर चुके हैं। एक आपके पास साइमल्टेनियस इवेंट्स के ऊपर था, साइमल्टेनिटी को देख रहे थे हम। दूसरा हमारे पास क्या था, हमारे पास लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का था। क्या आपका जो ऑब्जर्वर है अगर वो रेस्ट में है और क्या मोशन में है, क्या तो उसको एक रोड जो है गिवन है, उन दोनों को एक ही लेंथ उसकी नज़र आएगी या नहीं आएगी। आज जो है हम तीसरा कॉन्सिक्वेंस देख रहे हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का, यानी कि तीसरा जो फिजिकल क्वांटिटी है हमारे पास उसके ऊपर किस तरह से इफेक्ट पड़ रहा है और कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जो चेंज हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर। तो आज की तीसरी फिजिकल क्वांटिटी हमारी है टाइम, और इसको हम आज जो तीसरा कॉन्सिक्वेंस है इसको कहेंगे रिलेटिविटी ऑफ टाइम, या फिर इसको आप टाइम डायलेशन कह सकते हैं, टाइम में देरी हो जाना कह सकते हैं, डिले हो जाना कह सकते हैं। तो बात समझ में आई गई होगी कि एक घड़ी तेज चलेगी और एक धीरे चलेगी, डिले हो जाएगी एक। अब देखिए इसको हम किस तरह से स्टडी करेंगे। ऑब्जर्वर्स who move relative to each other measures the time interval between two events, they generally will find different results। अब इस लाइन को समझने की कोशिश कीजिए, क्या मतलब हुआ। मतलब ये हुआ कि ऑब्जर्वर आपका रेस्ट में था, उसको हमने घड़ी दे दी। एक ऑब्जर्वर आपका ओ डैश मोशन में था और उसको भी हमने घड़ी दे दी, और दोनों घड़ियों को एक टाइम पे मैच करके दे दिया, और ये आपका ओ डैश मोशन में है और वो आपका रेस्ट में। ये कंडीशन है। जब हमने 5 मिनट के बाद इस घड़ी को देखा और इस घड़ी को देखा तो दोनों का टाइम पीरियड एक जैसा नहीं होगा। तो इसका मतलब जो मोशन में चीज़ होती है और जब रेस्ट में आप टाइम को स्टडी करते हैं, ये दोनों टाइम्स जो हैं आपके पास सेम नहीं आएंगे। अब ये किस वजह से हो गया। आपकी घड़ियाँ गलत टाइम बता रही हैं, सही टाइम बता रही हैं, अपने अपने अकॉर्डिंग वो दोनों सही टाइम बता रही हैं। रिलेटिव जो है, रिलेटिव मोशन की वजह से वो अपना अपना अलग से सही टाइम बता रही हैं। तो आप किसी भी टाइम को गलत नहीं कह सकते, किसी भी घड़ी को गलत नहीं कह सकते, और ओ डैश में दोनों ऑब्जर्वर ही सही हैं। ये हुआ क्यों? बिकॉज सेपरेशन इन स्पेस, इवेंट अलग अलग जगह पे हो रही हैं और दैट इज़ डिफरेंट पोजीशन इन स्पेस। और आपको पता है जब डिफरेंट पोजीशन स्पेस में होंगी तो दो ऑब्जर्वर्स के लिए पोजीशन अलग अलग है, तो वहाँ से जब लाइट आएगी ऑब्जर्वर के पास वो तो भी टाइम लेगी। तो आपको इवेंट नज़र कब आती है? जब इवेंट से लाइट आप तक पहुँचे या इवेंट से आवाज़ आप तक पहुँचे। तो अगर डिस्टेंस वेरी कर गए आप तो इट मीन्स यू आर जस्ट चेंजिंग द टाइम, आप टाइम भी तो चेंज कर रहे हैं। तो आपका जो स्पेस के अंदर सेपरेशन है, स्पेक्ट्रल सेपरेशन of the events affect the time interval measured by the observers। तो टाइम मेजरमेंट जो है वो किस पर डिपेंड कर गया? इस बात पर डिपेंड कर गया कि आपके स्पेस के अंदर पोजीशन क्या थी। तो डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जर्वर्स के लिए आपकी पोजीशन डिफरेंट डिफरेंट है, तो वहाँ से जो आवाज़ ऑब्जर्वर के पास आएगी डिफरेंट पोजीशन होने की वजह से, तो इवेंट के टाइम के अंदर भी तो डिफरेंस आएगा। तो टाइम इंटरवल बिटवीन टू इवेंट्स डिपेंड हाउ फार अपार्ट दे अक्कर इन बोथ स्पेस एंड टाइम। क्यों? क्योंकि हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि स्पेस और टाइम इंटर रिलेटेड हैं, एंटेंगल्ड हैं, एक दूसरे के अंदर फंसे हुए हैं। अगर आप स्पेस के साथ छेड़खानी करेंगे तो टाइम चेंज हो जाएगा, और अब टाइम में चेंजेस करेंगे तो स्पेस भी क्या हो जाएगा, हमारा चेंज हो जाएगा। याद कीजिएगा कि हमारे पास जब टाइम की और हमने स्पेस की जो इक्वेशंस ली थी, उन इक्वेशंस में भी जब आप पोजीशन वेक्टर बता रहे थे एक्स का तो उसमें टाइम आया था, और जब आप टाइम बता रहे थे तो उसके अंदर एक्स आया था। तो इसको मैं आगे आपको दोबारा से बताऊंगी, दिखाऊंगी कि किस तरह से हमने इसको यूज़ किया था। अब जो मैं यहाँ पर बताना चाह रही हूँ, जो आपको सेप्टियल और टेम्परल यानी कि स्पेस और टाइम, दे आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। यानी कि अगर टाइम चेंज कर रहे हैं तो पोजीशन चेंज हो जाएगी, और पोजीशन चेंज करोगे तो टाइम चेंज हो जाएगा। ये इंटर रिलेटेड है। कैसे इंटर रिलेटेड है वो देखिएगा। सोच लीजिए कि एक ट्रेन ए है और उसके अंदर आपने क्या किया, एक टॉर्च ले ली, सोर्स ऑफ लाइट ले लिया, और उस जो लाइट वहाँ से निकली उसको आपने एक मिरर के ऊपर डाल दिया, और टाइम इंटरवल देख रहे हैं आप
किस चीज़ का टाइम इंटरवल देख रहे हैं? जब आपने सोर्स को ऑन किया, फिर वो मिरर पे गई और मिरर से टकरा कर फिर वो आप तक पहुंची। तो टाइम इंटरवल द पल्स स्टार्ट्स एंड कम बैक टू सोर्स इज मेजर्ड। तो हम टाइम इवेंट देखिए, अब कौन कौन सी इवेंट हो गई आपकी। आपने पल्स भेजी, फिर पल्स आपके पास आई, तो आपके पास यहाँ से स्टार्ट हो गई आपकी इवेंट और यहाँ पर आपकी इवेंट हो गई ख़त्म। तो इसमें टाइम लगा ना, इस टाइम को हम टाइम ड्यूरेशन कह रहे हैं। यही मेज़र करना है हमें। और ये मेज़र कौन सी ट्रेन में कर रहे हैं आप? चलती हुई ट्रेन में कर रहे हैं। तो टॉर्च भी कहाँ रख रखी है आपने? चलती हुई ट्रेन में। तो ये आपकी मूविंग ट्रेन है और ये कंसीडर कर लीजिए कि ये क्या कर रही है, किसी वी वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो ट्रेन इज़ मूविंग, कोई किसी एक कंपार्टमेंट में आप बैठे हैं और वो डब्बा चले जा रहा है और आपने क्या किया, आपने टॉर्च जला दी, टॉर्च ऑन कर दी। ट्रेन के डब्बे में ऊपर छत पे आपने मिरर रख रखा था, मिरर से टकरा कर लाइट नीचे आ गई। तो आप यहाँ बैठे थे, लाइट गई और फिर आ गई आपके पास। तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि मिरर भी आपके साथ साथ वी वेलोसिटी से ही मूव कर रहा था, आप भी वी वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। तो आप, मिरर ने आपको देखा, आपने मिरर को देखा, दोनों रेस्ट में हैं, दोनों रेस्ट में हैं। बिल्कुल सही बात है। तो आपके पास आ जाएगी बिल्कुल लाइट इसी तरह से। तो हम भी यही कह रहे हैं, हमने इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली ट्रीटमेंट दे दिया कि हमने ये कह दिया कि ये था हमारा सोर्स, लाइट यहाँ से गई थी, तो स्टार्ट हुआ इवेंट, फिर लाइट टकरा कर और वापस आ गई। और कितना डिस्टेंस कवर कर रही है लाइट? आपका डी डिस्टेंस कवर कर रही है। ऊपर गई डी, नीचे आई डी, टोटल कितना हो गया? 2D हो गया। तो 2D हो गया ये आपका टोटल डिस्टेंस। अब इवेंट जो है आपका स्टार्ट यहाँ से हुआ और ख़त्म यहाँ पे हो गया। और तुम्हें पता है लाइट जब चलेगी तो कितनी वेलोसिटी से चलेगी? एयर में ही चला रहे हैं हम, ट्रेन के डब्बे के अंदर भी एयर ही है। तो सी वेलोसिटी से चली और सी से ही नीचे आ गई। तो अगर आप ये कहें कि ये डिस्टेंस डी कितना है, तो आप कैसे देंगे? आपको तो पता है ना, यहाँ से यहाँ तक आने में टोटल टाइम कितना लगा? डेल्टा टी नोट लगा है। अब ये टी नोट से क्यों रिप्रेजेंट किया? टी नोट से हमने इसलिए रिप्रेजेंट किया है, जिस इवेंट को हम स्टडी कर रहे हैं, लाइट के आने जाने को, वो आपके उसी डब्बे में है जिस डब्बे में आप बैठे हैं। तो दोनों एक दूसरे के विद रिस्पेक्ट टू क्या होगा? रेस्ट में हो गए। तो नॉट का मतलब है नो वेलोसिटी, ज़ीरो हो गई एक दूसरे की विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी। तो ऊपर गए, नीचे आए, टोटल टाइम कितना लग गया? डेल्टा टी नॉट लग गया। तो ऊपर नीचे का मतलब टोटल डिस्टेंस कितना मेज़र कर गए तुम? 2D। हमें डी की वैल्यू निकालनी है तो हाफ करना पड़ेगा। डिस्टेंस कैसे मेज़र करते हैं आप? स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड आपकी सी है, टाइम आपका टोटल लगा है डेल्टा टी नोट दोनों इवेंट्स में। तो आप इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए तो टी की वैल्यू आ जाएगी। अगर ऑब्जर्वर एक ही घड़ी पहने बैठा है तो दोनों काम चल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। जब इवेंट स्टार्ट हुई तो नीडल यहाँ थी और जब इवेंट ख़त्म हुई तो नीडल यहाँ आ गई। तो ये टाइम नोट कर लिया उसने और ये टाइम कितना निकला उसका? डेल्टा टी नोट निकला। तो सिंगल क्लॉक मेजर्स द टाइम इंटरवल डेल्टा टी नोट। ट्रेन ए के अंदर हैं आप। अनदर ऑब्जर्वर एट प्लेटफॉर्म वॉचिंग द इवेंट। तो ये आपका भागे जा रहा था डब्बा और एक ऑब्जर्वर आपका भी यहाँ था, ठीक है। तो अब ऑब्जर्वर प्लेटफॉर्म पे है, डब्बा भाग रहा है, डब्बा यहाँ से यहाँ आ गया कितने टाइम के बाद? डेल्टा टी टाइम के बाद। अब देखिएगा, ऑब्जर्वर को तो ये लगा ना जो प्लेटफॉर्म पे खड़ा है कि यहाँ से इवेंट स्टार्ट हुई, यहाँ पे जाके इवेंट क्या हो गई? ख़त्म हो गई। तो लाइट गई। अब देखिए लाइट गई तो डब्बा तो आगे सरक चुका था ना, तो डब्बा अगर आगे सरक चुका था तो मिरर भी आगे सरक चुका होगा। तो लाइट गई इंक्लाइंड। उसके बाद फिर जो है लाइट नीचे आई तो डब्बा तो यहाँ से यहाँ आ चुका इतना। तो आप यहाँ जो है टोटल टाइम पीरियड, अब की बार हमने इसको कितने से रिप्रेजेंट कर दिया? डेल्टा टी से रिप्रेजेंट कर दिया। और डब्बा भाग कितनी वेलोसिटी से रहा था? v से। तो अब यहाँ देखिएगा, अब हम जब यहाँ पर डी की वैल्यू निकालेंगे तो किस तरह से निकालेंगे? और अगर हमें यहाँ पर टाइम पीरियड निकालना हो तो टाइम पीरियड किस तरह से निकालेंगे? देखिए, 2 घड़ियाँ चाहिएगी,
एक तो यहाँ पे चाहिए और एक यहाँ पे चाहिए। तो जैसे यहाँ पे आपके पास डब्बा पहुंचा उस टाइम ऑब्जर्वर ने टाइम नोट कर लिया। फिर यहाँ पर, और ये दोनों घड़ियाँ एक ही टाइम पे चलाई थी, तो यहाँ पर जब डब्बा पहुंचा तो घड़ी ने टाइम नोट कर लिया। फिर यहाँ पर जब डब्बा पहुंचा तो घड़ी ने टाइम नोट कर लिया। तो ये वाली सुई तो यहाँ पे थी, लेकिन यहाँ पर जब पहुंचा तो दूसरी वाली सुई यहाँ तक पहुंच चुकी थी, क्योंकि इतना टाइम भी तो ले रहा है ना ट्रेन वी वेलोसिटी से पहुंचने में। तो यहाँ पर सेकेंड इवेंट नोट हो गई। तो देखिएगा, जब एक ही जगह पे इवेंट हो रही थी तो एक ही घड़ी से काम चल रहा था, एक पोजीशन पे हो रही तो एक ही घड़ी से काम चल रहा था। यहाँ पर जब डिफरेंट पोजीशन हो गई तो घड़ियाँ भी हमें दो लेनी पड़ रही हैं। तो इसका मतलब पोजीशन के साथ जो है आपको टाइम भी दो मेज़र करने पड़ रहे हैं। यहाँ डेल्टा टी जो है हमारे पास दो सिंक्रोनाइज्ड क्लॉक्स का मतलब है एक ही टाइम के ऊपर दोनों घड़ियाँ स्टार्ट की गई थी, लेकिन एक ने टाइम T1 बताया और दूसरी ने वहाँ तक ट्रेन आते आते टाइम कितना हो चुका था T2, और इन दोनों का जो डिफरेंस था टाइम पीरियड का उसको हमने अब डेल्टा टी से रिप्रेजेंट कर दिया। अब जो डेल्टा टी है वो किसके इक्वल है, 2L/c के इक्वल है। क्यों, देखिए ये डिस्टेंस ट्रैवल हुआ, फिर ये डिस्टेंस ट्रैवल हुआ, तो लाइट ने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है, L इधर, टोटल हो गया 12। और आप जानते हैं स्पीड कितनी है, c। तो टोटल डिस्टेंस अगर आपको पता हो, स्पीड अगर आपको पता हो, तो टाइम हम निकाल लेते हैं। तो 2L/c दैट इज डिस्टेंस अपॉन में आपके पास स्पीड हो गया। L के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, L आपके पास ये है, ये हमारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। ये टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, v वेलोसिटी से ट्रेन जा रही थी, टाइम यहाँ से यहाँ तक आने में डेल्टा लिया, तो आपको पता है स्पीड इनटू टाइम, ये डिस्टेंस हो गया। लेकिन मुझे अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल का सिर्फ ये वाला पार्ट चाहिए, तो इसको आप कितना कहेंगे, हाफ ऑफ v डेल्टा टी। तो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, और आपको निकालना है हाइपोटेन्यूज। तो L स्क्वेयर इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, D स्क्वेयर, और प्लस में इसका स्क्वेयर कर दीजिए, तो ये L की वैल्यू आ जाएगी √D स्क्वेयर प्लस में v डेल्टा टी के हाफ का स्क्वेयर कर दिया हमने। अब D की वैल्यू जो है ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, D इज इक्वल टू हाफ ऑफ c डेल्टा टी नोट आया था हमारे पास, तो ये हमारे पास ऑलरेडी निकल चुका है। तो D की वैल्यू हमने ऊपर वाले से जो ट्रेन A वाला था उससे नोट की है, और ये वैल्यू हमने किससे नोट की है, जो प्लेटफॉर्म पे खड़ा था। तो प्लेटफॉर्म वाले का रिजल्ट अलग है और जो ट्रेन A थी उसका रिजल्ट अलग है। तो यहाँ देखिएगा L की वैल्यू यहाँ से क्या आ रही है, L की वैल्यू यहाँ से ये C को मल्टीप्लिकेशन में ले जाइए, 2 को नीचे ये आ जाएगी, तो डेल्टा टी हो गया। अब देखिए इन दोनों टाइम्स में डिफरेंस क्या है, एक तो आपके पास आ गया, यहाँ पर पुट कर दीजिएगा इसको डेल्टा टी को, और फिर क्या कीजिएगा, सारे डेल्टा टी इकट्ठे ले आइए और डेल्टा टी नोट इकट्ठे ले आइए, तो ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। डेल्टा टी नोट तो वो टाइम है जो प्लेटफॉर्म पे रेस्ट पे खड़ा हुआ ऑब्जर्वर नोट कर रहा था। डेल्टा टी नोट वो टाइम है जो ट्रेन के डब्बे के अंदर बैठा ऑब्जर्वर नोट कर रहा था, एंड दे आर नॉट इक्वल। डेल्टा टी नोट को जब तुम इससे डिवाइड करते हो ना √1 - v स्क्वेयर अपॉन c स्क्वेयर से, और तुम ये देखो ये वैल्यू हमेशा ही क्या होगी, एक से छोटी हो गई। अगर ये एक से छोटी हो गई तो ये ओवरऑल जो है डेल्टा टी बड़ा आएगा एज कंपेयर टू डेल्टा टी नोट। तो डेल्टा टी इज ग्रेटर देन डेल्टा टी नोट, तो यहाँ पर टाइम ज़्यादा लगने वाला है। जो प्लेटफॉर्म पे खड़ा बंदा देख रहा है ना, उसके लिए वो मिरर पे लाइट जाए और वापस आए वो ज़्यादा टाइम ले रही है एज कंपेयर कि वो जो ट्रेन के अंदर बैठा बंदा देख रहा था कि वो लाइट ऊपर गई और नीचे आई, वहाँ जल्दी लाइट आ रही थी। तो डेल्टा टी जो है वो लेंथ टाइम के अंदर डिले हुआ है। कितना डिले हुआ है, k टाइम्स, और k क्या है आपका लॉरेंट्ज फैक्टर है, और k इज इक्वल टू कितना था, 1 डिवाइडेड बाय √1 - v स्क्वेयर अपॉन c स्क्वेयर था। तो पोजीशन चेंज होने से टाइम भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो आप इसको कुछ इस तरह से भी समझ सकते हैं, when two events occur at same location के अंदर हो रही हैं in an inertial frame वो होता है जिसमें आपके सारे के सारे न्यूटन्स लॉ को ओबे किया गया है। The time interval between them measured in that frame is called the proper time interval or proper time। क्या मीनिंग है इस चीज़ का, मीनिंग ये है इस चीज़ का कि आप
जहाँ खड़े हैं, इवेंट जहाँ हो रही है, तो आपके विद रिस्पेक्ट में ये इवेंट रेस्ट में होनी चाहिए। अब ट्रेन के डब्बे में ही इवेंट हो रही थी और ट्रेन के डब्बे में ही आप थे, तो ये इवेंट आपकी रेस्ट में थी। तो आपने इस टाइम को जब नोट किया ना, ट्रेन के डब्बे में ही खड़े थे और ट्रेन के डब्बे में ही लाइट को रिफ्लेक्ट बैक किया था, उस टाइम को हम क्या नाम दे देंगे? उस टाइम को हम प्रॉपर टाइम कह देंगे। ठीक है। हम ये जो ट्रेन का डब्बा भाग रहा था, इवेंट तो ट्रेन के डब्बे में हो रही थी, ऑब्जर्वर खड़ा था प्लेटफॉर्म पे, तो ऑब्जर्वर के लिए तो ये जो इवेंट थी वो रनिंग हो रही है ना, रेस्ट में नहीं है। तो इस टाइम को प्रॉपर टाइम नहीं कहना हमने इस टाइम को प्रॉपर टाइम कहना है जहाँ पर इवेंट ऑब्जर्वर के लिए रेस्ट में थी। The amount by which a measured time interval is greater than the corresponding proper time interval is called the time dilation. अब इसका मतलब समझिए, ये किसको कह रहा है, कौन सा मेजर्ड टाइम, किस में से प्रॉपर टाइम को घटाएं। ये था मेरा मेजर्ड टाइम, मैं यहाँ प्लेटफॉर्म पे थी और प्लेटफॉर्म से मैंने मेज़र किया टाइम कितना लगा है, तो ये तो है मेरा मेजर्ड टाइम और ये है मेरा प्रॉपर टाइम। तो मुझे पता है मेरा मेजर्ड टाइम हमेशा ही ज़्यादा आएगा एज़ कंपेयर टू माय प्रॉपर टाइम। तो इसमें से मैं अगर इसको घटाऊंगी तो कुछ ना कुछ डिफरेंस तो आएगा ही आएगा। उस डिफरेंस को मैं टाइम का डिले कह रही हूँ, टाइम डायलेशन कह रही हूँ। तो अब इसको दोबारा समझ लीजिएगा, समझने में कुछ भी ज़्यादा आपको नोट नहीं करना है। जब आप ट्रेन के डब्बे में ही थे और आपने ऊपर जाती लाइट नीचे जाती लाइट को देखा, मान लीजिए कि 2 सेकंड लगे, लेकिन जब आप इसी इवेंट को प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर देख रहे थे और ये आपका ट्रेन का डब्बा भी वेलोसिटी से भाग रहा था, तो बी ऑब्जर्वर के लिए जब लाइट ऊपर गई नीचे गई तो उसको 3 सेकंड या 4 सेकंड या 5 सेकंड लग रहा है इवेंट होने में, यानी कि ऊपर और नीचे आने में 3 सेकंड दिखाई दे सकते हैं बी को, 4 सेकंड दिखाई दे सकते हैं, 5 सेकंड दिखाई दे सकते हैं, और भी बढ़ सकता है ये टाइम। बी की घड़ी और भी डिले टाइम दिखा सकती है। कैसे कैसे? जैसे जैसे आप इस वेलोसिटी को बढ़ाते हुए चले जाएंगे। तो दैट इज़ टाइम डायलेशन, इसको हम टाइम डायलेशन कहते हैं। यहाँ पे जो बीटा है, V/C पैरामीटर आया था, इसको हमने क्या नाम दे दिया है? इसको हमने कह दिया स्पीड पैरामीटर। तो बीटा को हम स्पीड पैरामीटर कह सकते हैं। वेलोसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी ट्रेन के डब्बे की, एरोप्लेन की, जिस भी व्हीकल में आप इवेंट से देख रहे हैं, हमेशा ही c से कम होगी। तो V/C इज ऑलवेज लेस देन 1, 1 से कम होगा। अगर ये 1 से कम है, यूनिटी से कम है, तो आपका k क्या था? ये तो आपका यही था ना, 1/√1 माइनस v²/c²। सोच के देखिएगा, ये 1 से कम है तो नीचे वाली रिजल्ट भी 1 से कम आएगी। तो ये नीचे वाला रिजल्ट 1 से कम आएगा तो ओवरऑल के की वैल्यू क्या आएगी? 1 से ज़्यादा आएगी। के इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 1, यूनिटी से ज़्यादा होगा। आपकी बुक में जिस मेथड से डेरिवेशन है टाइम डायलेशन की, उसको भी एक बार हम देख लेते हैं। कंसीडर कर लीजिए एक घड़ी है, आपने उस घड़ी को कहाँ रख रखा है? आपने एस इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रख रखा है और घड़ी भी रेस्ट में है और आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी रेस्ट में है। समझ लीजिए इस चीज़ को, ये हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है या ट्रेन का डब्बा मान लीजिए, एस कह दिया, ये रेस्ट में है। इसके अंदर एक घड़ी है, ठीक है, एक क्लॉक हमने रख दी है और घड़ी को भी नहीं चला रहे हैं। भाई घड़ी वैसे तो चल रही है लेकिन घड़ी मूव नहीं करी, पोजीशन चेंज नहीं कर रही, तो आपकी घड़ी भी रेस्ट में है। ठीक है, वैसे तो टेक्निकली घड़ी चल रही है लेकिन घड़ी पोजीशन चेंज नहीं करी, यानी आप इसको यहाँ नहीं लेके आ रहे। तो यहाँ घड़ी है तो 2 घंटे के बाद भी देखो तो घड़ी यहाँ है लेकिन टाइम 2 घंटा दिखा चुकी होगी वो, तो आपकी घड़ी जो है वो नॉन वर्किंग नहीं है। एस इनर्शियल फ्रेम रेफरेंस में आपने रखा। Let 2 events occur at the time t1 and t2 at fixed positions और t0 is equal to t2 minus t1। तो सोच लीजिए कि एक जब टाइम t1 था यहाँ बम फट गया
एक जब टाइम T2 था, यहाँ पर हम फट गए, इन दोनों टाइम पीरियड्स को हमने T0 से रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखिए नॉट वहीं लगता है, कहाँ, जब ऑब्जर्वर देखने वाला भी रेस्ट में हो और जिस चीज़ पे आप वो मेजरमेंट कर रहे हैं वो भी रेस्ट के अंदर हो। तो घड़ी रेस्ट में थी तो आप भी रेस्ट में थी, इसको हमने T0 से रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये आपका प्रॉपर टाइम है। तो इसको हम प्रॉपर टाइम T0 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब क्या कीजिए, now consider s dash another frame moving with velocity v relative to s in positive x direction, and for s dash events occur at t1 dash and t2 dash। तो अब देखिए क्या हुआ, अब ये हुआ कि एक ऑब्जर्वर जो था वो हमारा एक और ट्रेन का डब्बा दे दीजिए एस डैश। अब ये ट्रेन का डब्बा भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो जब इस ऑब्जर्वर के पास भी एक घड़ी थी, ठीक है, अब दोनों घड़ियां एक ही टाइम पे शुरू करी थी, ये भी ध्यान में रखिएगा। जब आपकी क्लॉक 1 थी और क्लॉक आपकी 2 थी, एक ही टाइम पे स्टार्ट की थी। तो पहला बम फटा यहाँ पर T1 पर, एस डैश को वो टाइम नज़र आया T1 डैश। दूसरा बम फटा था यहाँ पर T2 पर, एस डैश को वो टाइम दिखा नज़र आया T2 डैश। तो एस डैश इट इज़ द मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूविंग विद वेलोसिटी v अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यानी कि एस के पैरेलल ही चले जा रहा है वो। तो उसके लिए जब इवेंट हुई तो T1 डैश और T2 डैश के ऊपर हुई। तो ये हमारा आ गया T2 डैश माइनस T1 डैश, इसका टाइम डिफरेंस, और इस टाइम डिफरेंस को हमने T से रिप्रेजेंट कर दिया। अब लॉरेंट्स की ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस याद कीजिएगा। लॉरेंट्स की ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन हमारे पास किसकी इक्वल थी, हमारा था T डैश इज इक्वल टू T माइनस वी एक्स अपॉन में C का स्क्वायर। याद कीजिएगा, आपको पता है टाइम अगर चेंज हो रहा है तो पोजीशन का बड़ा हाथ है। तो पोजीशन में अगर चेंजेस आ रहे हैं तो टाइम में चेंजेस आएंगे ही आएंगे, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो हमने T2 डैश को तो लिख दिया T2 माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वेयर, और T1 डैश को हमने क्या लिख दिया, T1 माइनस में एक्स वी अपॉन में सी स्क्वेयर। तो यहाँ पर जब हमने दोनों को माइनस किया तो वी एक्स अपॉन सी स्क्वेयर माइनस का, और माइनस माइनस ये हो गया प्लस एक्स वी अपॉन सी स्क्वेयर, तो ये दोनों टर्म्स तो होगी कैंसिल आउट। बचा क्या, T2 यहाँ से माइनस ये रहा, T1 ये रहा, तो हमारे पास आ गया दैट इज T2 डैश माइनस T1 डैश इज इक्वल टू T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर। T2 माइनस T1 किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, T0 से, और T2 डैश माइनस T1 डैश किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, T से। तो T वाला कौन सा टाइम है जो एस डैश से देखा था, और T0 कौन सा टाइम है जो आपने एस से देखा था। तो ये तो रहा आपका प्रॉपर टाइम, और ये क्या रहा आपका, दैट इज मेजर्ड टाइम। तो यहाँ देख रहे हैं आप, ये जो वैल्यू है ये हमेशा 1 से कम होगी। ये अगर 1 से कम हो गई तो ओवरऑल ये वाला जो पूरा रिजल्ट है T0 को जब 1 से कम से डिवाइड करोगे ना, तो ये ओवरऑल रिजल्ट जो T आएगा ना, दैट इज़ ग्रेटर देन T0 से बड़ा होगा। अब सोचिए वेलोसिटी बहुत कम है, v इज इक्वल टू 0 है, करिए v इज इक्वल टू 0 तो v अपॉन सी स्क्वेयर ये आपका 0 हो जाएगा, तो t इज इक्वल टू T0। तो आपका टाइम प्रॉपर टाइम है, तो ठीक है। जब आपकी वेलोसिटी यहीं तो थी 0, जिसके लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए v इज इक्वल टू कितना था 0, तो इस टाइम को ही तो आपने T0 कहा था। उसके बाद v इज इक्वल टू c, सोचिएगा ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपने c से भगा दिया, वेलोसिटी ऑफ लाइट से भगा दिया। पुट करके देखिएगा, v c दोनों बराबर हैं, सी स्क्वेयर से सी स्क्वेयर कैंसिल, 1 आ गया, 1 माइनस 1 0, समथिंग अपॉन 0 इन्फिनिटी। t की वैल्यू, इस घड़ी की वैल्यू टाइम आ गया इन्फिनिटी। मतलब T1 पे बम फटा, T2 पे बम फटा, T1 डैश और T2 डैश पे जब बम फटा ना, तो ये जो ऑब्जर्वर है ना ओ डैश वाला, उसको कितना टाइम लगेगा, इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी का मतलब क्या है, घड़ी की सुई अगर यहाँ पे है तो उसको यहाँ T2 डैश पे आने में कितना टाइम लगेगा, इनफाइनाइट टाइम लगेगा, यानी कि घड़ी मूव ही नहीं कर रही, तो क्लॉक विल स्टॉप, तो घड़ी क्या कर जाएगी, रुक जाएगी। तो इसके जो हैं
2-3 एग्ज़ाम्पल्स हैं हमारे सिलेबस के अंदर, तो उन एग्ज़ाम्पल्स को मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपके साथ डिस्कस करूँगी। कमेंट बॉक्स में आप क्वेरीज दे सकते हैं और चैनल को जो है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे आने वाली जो आप वीडियोज़ हैं, आगे आने वाले जो लेक्चर्स हैं, टॉपिक्स हैं, वो आपको ईज़िली आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।